हाय, वेलकम टू डिड यू नो सेक्शन माईसीएस लैब कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। मैं हूं विष्णु और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के जनरेशन्स के बारे में, क्योंकि टाइम के साथ में कंप्यूटर की डिज़ाइन और फंक्शनैलिटीज़ काफ़ी इवॉल्व हुई है। तो आज जो कंप्यूटर हम देखते हैं वो पहले के कंप्यूटर के जैसे ना तो दिखते हैं ना ही काम करते हैं, ये उनसे काफ़ी अलग है। आज अगर कंप्यूटर के इम्पैक्ट को समझना है तो कंप्यूटर के एवोल्यूशन को समझना ज़रूरी है। हालांकि कंप्यूटर की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, काफ़ी कुछ है बताने को, लेकिन आज के इस वीडियो में केवल ब्रीफ में बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरेशन 0 के बारे में। वैसे तो ये सब जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला एनालिटिकल इंजन या डिफरेंस इंजन बनाया था। इस मशीन में पंच कार्ड से प्रोग्राम में वैल्यूज़ तो दी ही जा सकती थी, साथ ही इस मशीन की सबसे खास बात ये थी कि मशीन इंस्ट्रक्शन भी पंच कार्ड से ले सकती थी। मतलब ये मशीन प्रोग्रामेबल थी जिसको प्रोग्राम किया जा सकता था। इसके अलावा इस मशीन में नंबर्स को स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट भी बनाई गई थी। साथ ही इस मशीन में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी थी जिसे चार्ल्स बेबेज मिल बोला करते थे, और इसमें उस इमीडिएट नंबर को स्टोर किया जा सकता था जिन पर मशीन को उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था। साथ ही इसमें कंट्रोल मैकेनिज्म भी था जो एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शंस को मशीन के इंटरनल हार्डवेयर के लिए ट्रांसलेट करने का काम करता था। इस मिल में एक क्लॉक भी थी जो मशीन में इंस्ट्रक्शंस को टाइमली मैनर में एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती थी। इंटरनली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मशीन में बड़े ड्रम्स, जिनको बैरल्स कहा जाता था, काम में लिए जाते थे, और एक्सटर्नल इंस्ट्रक्शन के लिए पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। ये मशीन कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए एक रेवोल्यूशन से कम नहीं था, और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ये एनालिटिकल इंजन आने वाले जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया, एक बेस बन गया। तो अब शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन से। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत वैक्यूम ट्यूब के इन्वेंशन के साथ मानी जाती है। एक वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा पहला डिवाइस था जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता था, और इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई, स्विच या मॉडिफाई करने के लिए काम में लिया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। आज के ही कंप्यूटर की तरह इनमें डेटा इनपुट और आउटपुट जैसे फंक्शन तो थे ही, लेकिन इनके लिए उस टाइम पर कीबोर्ड, माउस या मॉनिटर नहीं होते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए होते थे पंच कार्ड, और आउटपुट के लिए भी होते थे पंच कार्ड या पेपर टेप। इन कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, और हर कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइन किए जाते थे। किसी भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर के जैसा नहीं होता था। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या उस टाइम पर भी आज की तरह डेटा को स्टोर किया जा सकता था, तो इसका जवाब है हाँ। लेकिन इन कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज केवल कुछ किलोबाइट मतलब केबी में होती थी, और फर्स्ट जनरेशन के इन कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए या तो मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होता था या फिर स्टोरेज ड्रम का। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर साइज में काफ़ी बड़े होते थे, और जब ये काम में लिए जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, काफ़ी गर्म हो जाते थे, और इसीलिए इन कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उस टाइम पर एक आम बात थी। इन कंप्यूटर को किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ऑन डिमांड बनाया जाता था, और इस तरह के कंप्यूटर का कमर्शियल यूज़ काफ़ी लिमिटेड था। और अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे कि आप आजकल के कंप्यूटर्स में देखते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कोई कंसेप्ट फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में डेवलप नहीं हुआ था, बल्कि हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग बाइनरी कोडेड प्रोग्राम होता था, जिनको प्रोग्राम करना, ऑपरेट करना, मॉडिफाई करना इतना इजी नहीं था। इनके अलावा इनको ऑपरेट करने के लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती थी। फर्स्ट जनरेशन के इन कंप्यूटर्स में से कुछ हैं जैसे मार्क फर्स्ट। ये एक फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के होवार्ड एकेन ने IBM कंपनी के साथ मिलकर बनाया। ये एक इलेक्ट्रिकल रिले कंप्यूटर था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को यूज़ करके मशीन के मैकेनिकल पार्ट्स को कंट्रोल करता था। मार्क फर्स्ट बेसिक अर्थमेटिक के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकता था। हालांकि ये मशीन काफ़ी रिलायबल थी, लेकिन ये मशीन किसी भी कैलकुलेशन के लिए 3 to 5 सेकंड लेती थी, जो काफ़ी स्लो था। साथ ही ये मशीन काफ़ी कॉम्प्लेक्स और साइज में काफ़ी बड़ी भी थी। इसके अलावा ENIAC
जिसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर है, ये भी फर्स्ट जनरेशन का काफ़ी जाना माना कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर्स और 1500 रिलेज को यूज़ करके बनाया गया था और इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए लगभग 160 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत होती थी। हालांकि इन्हें मार्क फर्स्ट से फास्ट था, लेकिन काफ़ी लिमिटेड अमाउंट में डेटा स्टोर कर सकता था। इसके अलावा प्रोग्राम को मॉडिफाई करना, एरर्स को डिटेक्ट करना भी इतना ईजी नहीं था। इसके बाद आता है एडवेक। 1940s में डॉक्टर जॉन वो न्यूमैन ने एडवेक कंप्यूटर को बनाया, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर की सबसे खास बात ये थी कि इसमें न केवल डेटा बल्कि पूरे के पूरे प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता था। और ये ऐसी पहली मशीन थी जिसने प्रोग्राम को भी कंप्यूटर के अंदर ही स्टोर करने का कंसेप्ट दिया। इस मशीन में 5 अलग अलग यूनिट्स होती थी। ये थी अर्थमेटिक, कंट्रोल, सेंट्रल कंट्रोल, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। यहाँ पर एक की एलिमेंट था सेंट्रल कंट्रोल। सेंट्रल कंट्रोल मशीन के जितने भी फंक्शन होते थे उनको कंट्रोल करने का काम करता था। इस कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी में की गई थी। इसके बाद में है यूनिवेक। रेमिंगटन रेन ने यह कंप्यूटर स्पेसिफिकली बिजनेस इंडस्ट्री में डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाया था। यह ऐसा पहला कंप्यूटर था जो जनरल पर्पस के लिए कमर्शियली अवेलेबल था। इसके बाद है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ये जनरेशन ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर की जनरेशन थी। सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया और जिसकी वजह से कंप्यूटर की साइज अब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम और स्पीड पहले के कंपैरिजन में काफ़ी बढ़ गई थी। इन कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए बाइनरी लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज ने ले ली और अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो असेंबली लैंग्वेज की प्रैक्टिकल लैब में आपको प्रैक्टिस करने को भी मिल जाएगा। खैर, सेकेंड जनरेशन में स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट काफ़ी बढ़ गया था और साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप होने लगी थी। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर पहले की तुलना में साइज में छोटे, फास्ट, रिलायबल और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट थे। सेकेंड जनरेशन का सबसे पहला ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर था TX0। ये मशीन उस टाइम के सुपर कंप्यूटर थे। उस टाइम पर IBM और स्पेरी कॉरपोरेशन ने ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और सेकेंड जनरेशन के लिए कई कंप्यूटर बनाए जो मेनली एटॉमिक एनर्जी लैबोरेटरीज के लिए यूज़ किए जाते थे। इसके अलावा हनीवेल और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के कंप्यूटर भी काफ़ी पॉपुलर थे। इन कंप्यूटर्स में IBM की 1400 और 7000 सीरीज काफ़ी पॉपुलर थी, जिसमें से IBM के मॉडल 1401 को ज़्यादातर इंडस्ट्री और बड़े बिजनेस के द्वारा यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। इस टाइम पर काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप की गई जो इन लैंग्वेज को प्रोग्राम करने के लिए काम में ली गई। इनमें से कुछ हैं कोबोल, फोर्ट्रॉन एंड अल्गोल। इसके अलावा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के साथ ही शुरू हुई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो इन कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाते थे। और अब बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन की शुरुआत IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स के इन्वेंशन के साथ में हुई और इस IC टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 10 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को छोटी सी चिप पर लगाया जा सकता था। शुरुआती दौर में IC क्वार्टर्स से बनाई जाती थी, लेकिन बाद में सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज़ करके बनी IC पहले से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स को फिट कर सकती थी और इन IC को यूज़ करके बनाए गए कंप्यूटर वजन में हल्के, साइज में काफ़ी छोटे और पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गए थे। साथ ही इनका पावर कंजप्शन भी काफ़ी कम हो गया। थर्ड जनरेशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काफ़ी जोर दिया गया और यही टाइम था जब ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जाने लगे जिनमें एक साथ कई प्रोग्राम को चलाया जा सकता था। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अलग अलग प्रोग्राम्स और कंप्यूटर के मेमोरी के बीच में कोऑर्डिनेट करता है और अब कंप्यूटर एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता था और साथ ही अब कंप्यूटर को बनाना, मैन्युफैक्चर करना पहले से आसान और सस्ता हो गया था। इसके अलावा थर्ड जनरेशन में कुछ हायर लेवल लैंग्वेज जैसे पास्कल और रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर RPG भी डेवलप की गई। साथ ही एप्लीकेशन ओरिएंटेड लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल एंड PL भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी थी। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन की तरफ।
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो आईसी यूज़ की गई थी उसमें लगभग 10-20 कंपोनेंट एक चिप पर लगाए जा सकते थे। ये टेक्नोलॉजी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या एसएसआई कहलाती थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब एलएसआई या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से हजारों कंपोनेंट को एक छोटी सी चिप पर इंटीग्रेट किया जा सकता था। इंटेल कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा इंटेल 4004 चिप बनाने के लिए किया और इस चिप में इंटेल ने एक स्टैंडर्ड कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट कंट्रोल को एक सिंगल चिप पर लगा दिया और इस तरह माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे। साथ ही हायर कैपेसिटी मीडिया जैसे मैग्नेटिक डिस्क भी बनाई जाने लगी, जो पहले से ज़्यादा डेटा को स्टोर तो कर ही सकती थी, साथ ही पोर्टेबल भी थी। इसके अलावा बात करें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, तो फोर्थ जनरेशन में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी एक बूम आया। सॉफ्टवेयर्स का यूज़ बढ़ गया और कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पॉपुलर होने लगे। फोर्थ जनरेशन में एक और चीज़ जो कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए अच्छा था वो ये थी कि अब कंप्यूटर प्रोडक्शन एकदम सस्ता हो गया था। इसके साथ ही शुरुआत हुई पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी की। 1981 में IBM, जो कि उस टाइम पर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक जाना माना नाम था, ने ऑफिस, होम और स्कूल के लिए पर्सनल कंप्यूटर बनाए और इसके डायरेक्ट कंपटीशन में मैकिन्टॉश कंपनी ने मार्केट में 1984 में एप्पल कंप्यूटर उतारे। ये कंप्यूटर एक इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आते थे जो काफ़ी यूजर फ्रेंडली था। साथ ही ऑफिस और क्रिएटिव यूज़ के लिए कई यूजफुल एप्लीकेशन इसको पॉपुलर करने में एक प्लस पॉइंट था। टाइम के साथ में जैसे जैसे कंप्यूटर पावरफुल होते गए, कंप्यूटर को डेटा शेयरिंग के लिए एक साथ कनेक्ट किया जाने लगा और बाद में नेटवर्किंग के जरिए न केवल डेटा बल्कि मेमोरी और सॉफ्टवेयर भी शेयर किए जाने लगे। धीरे धीरे लोकल एरिया नेटवर्क पॉपुलर होते गए और ग्लोबल लेवल पर इंटरनेट ने कई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को वाइडली अवेलेबल और डेटा शेयरिंग को काफ़ी फास्ट बना दिया है। तो अब बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन में हार्डवेयर टेक्नोलॉजी में लगातार डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उससे भी कहीं ज़्यादा है। फिफ्थ जनरेशन में ULSI टेक्नोलॉजी मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी के यूज़ ने मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को एक सिंगल चिप पर ला दिया है और यही वजह कि आजकल के कंप्यूटर साइज में काफ़ी कॉम्पैक्ट मतलब छोटे और फास्ट हैं और साथ ही ये काफ़ी कम हीट जनरेट करते हैं। लेकिन फिफ्थ जनरेशन को डिफाइन करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। हम फिफ्थ जनरेशन के शुरुआती दौर में हैं, लेकिन मेनली फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर से पहचाना जा सकता है। AI कंप्यूटर की एक नई ब्रांच है जो कंप्यूटर को इंसानों के जैसे बिहेव करना सिखाने के लिए है। इस फील्ड में कई और ब्रांच इन्वॉल्व है जैसे रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क्स, गेम प्लेइंग, मशीन लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन एक्सेट्रा। तो इस तरह की मशीन्स में इंसानों जैसी कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए कई तरह की लैंग्वेज को काम में लिया जा रहा है जैसे C++, जावा, लिस्प, पाइथन एक्सेट्रा। साथ ही फिफ्थ जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग के कंसेप्ट को भी यूज़ किया जा रहा है जहां कई CPU मिलकर एक साथ एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। साथ ही कंप्यूटर में सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रिसिटी को बिना किसी रेजिस्टेंस के फ्लो होने में एक मीडियम की तरह काम करता है को यूज़ करके इंफॉर्मेशन फ्लो की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा फ्यूचर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के लिए वॉइस रिकॉग्निशन को यूज़ करेंगे जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और कई वॉइस इनेबल्ड डिवाइस आप मार्केट में देख सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हमने कंप्यूटर के इन 5 जनरेशन्स के बारे में बात की है कि कैसे जनरेशन 0 से जनरेशन 5 तक कंप्यूटर डेवलप हुए और कैसे इम्प्रूव होते गए, कैसे फर्स्ट जनरेशन की कमियों को सेकेंड जनरेशन में दूर किया गया और सेकेंड जनरेशन की कमियों को थर्ड जनरेशन में एंड सो ऑन। हालांकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपके साथ में मीनिंगफुल कंटेंट शेयर करूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मिस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो भी आप कमेंट और शेयर करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आप सुन रहे हैं मुझे मतलब विष्णु को, और आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू एंड गुड।